नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। उत्तराखंड के 5वें विधानसभा का 3 दिवसीय पहला सत्र कल यानी 29 मार्च से शुरू होने जा रहा है। सत्र में 30 मार्च को नए वित्तीय वर्ष के प्रथम 4 महीने के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया जाएगा। सत्र की कार्यसूची भी तय कर दी गई है। सचिव विधानसभा मुकेश सिंघल की ओर से इस संबंध में सभी विधायकों को पत्र भेजकर सूचना भी दे दी गई है। तय कार्यक्रम के अनुसार 29 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। अगले दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बाद सरकार की ओर से नए वित्तीय वर्ष में राज्य के खर्च के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया जाएगा। 31 मार्च को लेखानुदान विधेयक पारित किया जाएगा, जिसकी तैयारी हो चुकी है। वहीं कांग्रेस का अगर जिक्र करें तो कांग्रेस के इस बार पहले की तुलना में 6 विधायक ज्यादा चुनाव जीत कर आए हैं, यानी बीजेपी के 47 तो कांग्रेस के इस बार 17 विधायक सदन पहुंचे हैं। लेकिन सवाल अब ये है कि कांग्रेस में इस चुनाव के हार जाने के बाद भी एकता नहीं दिखी है, यानी कांग्रेस में सर फुटबॉल जारी है। वहीं मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जा रहा है, तो कहीं चुनाव के दौरान कांग्रेस में भीतरघात सामने आ रहा है। यहां तक कि इसी अंतर्कलह के कारण नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चुनने में भी विलंब हुआ है। कांग्रेस हरीश और प्रीतम गुट में बंटकर रह गई है, जिसका खामियाजा पार्टी को हार का मुंह देखकर उठाना पड़ा और अभी भी अंतर्कलह खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सीएम और उत्तराखंड चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष रहे हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द लिखा है। उन्होंने चुनाव हारने के बाद काफी समय से सोशल मीडिया में मुझ पर बिना सर पैर के हमले करने वालों की बाढ़ सी आ गई है। धामी की धूम पेज में मुझ पर जुटकर प्रहार कर रहे भाजपाई शहदों के साथ साथ हमारे एक नेता से जुड़े हुए कुछ लोग भी दनादन मुझ पर गोले दाग रहे हैं। उनको लगता है हरीश रावत को गिराकर मार देने का यही मौका है। हरीश रावत ने यह भी लिखा है कि मेरी ही पार्टी के नेता मेरी छवि धूमिल कर रहे हैं और बेटी को पराजित कराने का भी षड्यंत्र रचा गया था। इसके अलावा भी हरीश रावत ने अपनी पोस्ट में बहुत कुछ लिखा। अब सवाल ये है कि जब उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी पहले से ही बिखरी हुई है, तो सदन में मुट्ठी भर विधायक कैसे एकता दिखाएंगे, सरकार से सवाल कैसे पूछेंगे, सदन में एकजुट कैसे होंगे? क्या कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में बिखर चुकी है? कांग्रेस में अंतर्कलह कैसे खत्म होगी? इन बातों का जवाब तो कांग्रेस दे सकती है, लेकिन जनता के सामने जो छवि इस वक्त कांग्रेस नेताओं की है, उससे लगातार नुकसान पार्टी को उठाना पड़ रहा है। तो हाहाकार के बाद, हार के बाद लगातार कांग्रेस में हाहाकार जारी है। कांग्रेस में कलह लगातार बढ़ती जा रही है। तो उत्तराखंड कांग्रेस ने जिस तरीके से उत्तराखंडीयत अभियान चुनाव के दौरान चलाया था, उसको अब किस तरीके से उस अभियान को विपक्ष में रहकर कांग्रेस जो है वो सर चढ़ा सकती है, ये भी देखना अहम होगा। क्योंकि कांग्रेस में सत्ता की जो लड़ाई है, उससे पहले कांग्रेस के भीतर जो लड़ाई चल रही है, भीतरघात जो चल रहा है, वो लगातार रुक रुक कर सामने आ रहा है। अब एक बार फिर से हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी बातें लिखी और एक लंबा चौड़ा एक मैसेज उन्होंने लिखा और इसी पोस्ट में उन्होंने ये साफ लिखा है कि उनको हराने की कोशिश की गई और सिर्फ उनको ही नहीं, उनकी बेटी को हराने की कोशिश की गई है। ये तमाम बातें हरीश रावत ने लिखी। अब सवाल कई उठ रहे हैं कांग्रेस पर। उत्तराखंड की अगर जिक्र करें तो उत्तराखंड में लगातार कांग्रेस में हाय तौबा मची हुई है। कांग्रेस पार्टी लगातार बिखरती जा रही है और अब 17 विधायक, हालांकि पहले से 6 विधायक जो है वो ज्यादा विधानसभा पहुंचे हैं कांग्रेस के, 17 विधायक इस बार हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस में अभी भी हार से कुछ भी नहीं सीखा है और उत्तराखंड में एक बार फिर से कांग्रेस में अंतर्कलह जारी है। अगर बात करें मतों की तो कांग्रेस में कई मत इस बार बने हुए हैं। हरीश रावत और प्रीतम गुट लगातार
सक्रिय है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। और इसी को लेकर हरीश रावत ने एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियों का तो पता नहीं, सरकार का तो पता नहीं, बीजेपी का तो पता नहीं, लेकिन खुद कांग्रेस के ही कुछ लोग हैं जो उन पर कीचड़ उछाल रहे हैं। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का 3 दिवसीय पहला सत्र कल से शुरू हो रहा है। कल 29 मार्च है और कल से ही ये सत्र शुरू हो रहा है। लेकिन इसमें अब सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुना गया है, यानी कि कांग्रेस एक बार फिर से अपनी प्रक्रिया को बरकरार रखते हुए इस बार भी सत्र से ऐन पहले जो नेता प्रतिपक्ष है उसका ऐलान कर सकती है। इसको लेकर आज मीटिंग भी होने वाली है। हालांकि नाम इस बार भी कई है, अब देखना होगा कि कौन नेता प्रतिपक्ष होगा और किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन ये बात साफ है कि अगर आज नहीं हुआ, हालांकि कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो विधानसभा में कोई दिक्कत होगी, विधानसभा अपने पूर्ण सुचारू रूप से चलेगी। लेकिन सदन में सवाल कौन उठाएगा, सदन में कौन विपक्ष का नेतृत्व करेगा, इस पर अभी भी संशय बरकरार है। और इसी वजह से कांग्रेस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि इस बार कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष किसे बनाएगी और कौन विधानसभा में कांग्रेस का नेतृत्व करेगा। हालांकि हार के डर से कांग्रेस अभी भी बौखलाई हुई है। विपक्ष भी होगा और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष कब होगा समय? ये मैंने कहा ना कि अगर मेरे में ये अधिकार निहित होते कि कब नेता प्रतिपक्ष का चयन होना है, कब प्रदेश अध्यक्ष का चयन होना है, तो मैं जवाब दे देता। ये अधिकार मुझमें निहित नहीं है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में निहित है। और मैं समझता हूँ कि शीघ्र इस दिशा में राष्ट्रीय नेतृत्व जो है कदम उठाने का काम है। देखिए, जो महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण होता है वो सरकार की दशा दिशा दृष्टि, उनके आँख कान नाक, कितनी पैनी नज़र इस प्रदेश की व्यवस्थाओं पे, जो कि आर्थिक सामाजिक न्यायिक व्यवस्थाएं हैं, उन पर कितनी पैनी नज़र बना के सरकार ने रखी है और क्या उनका मास्टर प्लान है, गवर्नर साहब के अभिभाषण के बाद पता लगेगा। और देखिए, जो यहाँ की क्षेत्रीय समस्याएं उनको तो हम पूरा उठाने के लिए मजबूती के साथ, जैसे पहले यहाँ से हमेशा मजबूती के साथ सदन में माता जी ने आवाज़ उठाई, मेरी आशा यही है कि उसी मजबूती के साथ, उन्हीं संसदीय परंपराओं के साथ यहाँ की जो ज्वलंत समस्याएं, चाहे हम ISBT की बात करें, चाहे हम जू की बात करें, चाहे हम रिंग रोड की बात करें, चाहे स्टेडियम जिसका हैंडओवर ये सरकार नहीं ले पाई, खेल और खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान पिछले 5 वर्षों में हुआ है। तो इन सारी समस्याओं को लेके बिल्कुल हम सदन में मुखर भी होंगे और मेरा प्रयास ये रहेगा कि समन्वय बैठाकर संबंधित मंत्रालय से या माननीय मुख्यमंत्री जी के उनसे दफ्तर से इन कार्यों को कराने की गति को आगे बढ़ाएं। वो 11 भी, अगर आप उन 11 पे नज़र डालें तो बड़े मजबूत लोग अपने आप में थे। उस समय विपरीत परिस्थिति में जीत के आए थे। इस बारी भी अनजाने में विपरीत परिस्थिति थी, कांग्रेस को आइडिया नहीं था कि ऐसी विपरीत परिस्थिति है। तो ये जो 19 जीत के आए, ये भी बड़े प्रभावशाली अपने क्षेत्र में और क्या कहते हैं सब लोगों में, और उसमें युवा विधायक भी बहुत सारे। तो अब युवा ऊर्जा और जो अनुभवी ज्ञान जो हमारे संसदीय परंपरा है, इन दोनों का मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। मेरी आशा यही है कि सत्र में प्रदेश के जल जंगल जमीन, यहाँ के रोजगार संबंधित, यहाँ की महंगाई संबंधित इन मुद्दों पर विशेष ध्यान होगा, विशेष। चलिए, तो इस मुद्दे पर तमाम गेस्ट के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात उत्तराखंड की कर रहे हैं, जहां पर कल विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं किया है और ये नहीं बताया है कि विधानसभा में कौन विपक्ष का नेतृत्व करने जा रहा है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। वसु ज़ैदी जी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से मौजूद हैं, इसी के साथ हनी पाठक जी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से मौजूद हैं और हरीश मैखुरी जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है NB न्यूज पर। सबसे पहले ज़ैदी साहब, आप ही के पास में आना चाहूंगी। आज विधायक दल की बैठक होने वाली है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का हर बार ये रीत क्यों रहती है? 5वीं ये विधानसभा है और 5वीं बार यही रीत अपनाई जा रही है कांग्रेस द्वारा कि जो नेता प्रतिपक्ष है वो बिल्कुल मौके पर ही चुना जाता है।
देखिए, जैसे अभी मैं आपको सुन रहा था, पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पहला विधानसभा सत्र है पुष्कर सिंह धामी जी की दूसरी सरकार का मैं शुभकामनाएं देता हूं, और हमारी पहली महिला स्पीकर है नीतू खंडूरी जी, उन्हें भी आपके चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस में किसी तरह की कोई गुटबाजी है, कोई कलह नहीं है, और एक जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग हमारे नेता प्रतिपक्ष का चयन हो जाएगा। विधानमंडल दल की जो बैठक है, वो बैठक उसके बाद एक नाम निकल कर सामने आएगा, और एक नाम जो होगा, और हमारे पास काफी जो हमारे 19 विधायक चुनकर आए हैं, सभी अनुभवी भी हैं, युवा भी हैं, कुछ पहली बार बने हैं, कुछ कई बार बन चुके हैं, कई टर्म में बन चुके हैं। तो हम जो मुद्दे हैं उत्तराखंड के, ज्वलंत मुद्दे हैं, उत्तराखंड की जनता से जुड़े हुए मुद्दे, उन्हें विधानसभा के पटल पर मजबूत उठाने का प्रयास करेंगे। और सरकार की पहली एक सरकार 5 साल चलाने के बाद इनके पास 5 काम गिनाने के लिए नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि सत्र के बाद एक शुरुआत होगी, तो उत्तराखंड की जो सरकार है, पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, वो उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करेगी। जो विकास की योजनाएं अधूरी पड़ी थी काफी सालों से, उन्हें पूरा करने का प्रयास करेगी, और सिर्फ एक नाम विशेष पर न होकर विकास के मुद्दों के बीच में होकर जनता के बीच में जाने का प्रयास करेगी। चलिए ठीक है हनी जी, आपके पास मैं आना चाहूँगी। फिलहाल सबसे पहले प्रतिक्रिया मैं आपके चाहूँगी, क्योंकि कल सत्र शुरू होने जा रहा है विधानसभा का, और अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया है, और इसी के लिए कौन विपक्ष में नेतृत्व करेगा, और इसी के साथ प्रतिक्रिया आपके चाहूँगी, कल लेखानुदान में पेश होने जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैं जनता को धन्यवाद देना चाहती हूँ, इतने पूर्ण बहुमत से हम लोगों को वापस सत्ता में लेकर आइए, पूर्ण बहुमत के साथ लेकर आइए, तो जनता का मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहती हूँ। और दूसरा, मैं जयदी जी की बात से ये थोड़ा असमंजस में हूँ कि ये कह रहे हैं कि 5 काम भी जनता को जो नहीं गिना पाई हैं वो गिनाएंगे। तो अगर हम लोग 5 काम भी नहीं गिना पाते तो जनता इतनी बेवकूफ तो है नहीं कि जनता हम लोगों को चुनकर दोबारा लेकर आती। तो थोड़ा अपना विजन और नैरेटिव सेट करके बोले तो शोभा देता है। 5 काम अगर आप लोगों को नहीं गिन के आ पा रहे हैं तो मैं गिना देती हूँ आप लोगों को 5 काम। और दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई भी कलह नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेट है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो अभी आपके न्यूज के माध्यम से मैंने सोशल मीडिया में हरीश रावत जी की पोस्ट देखी, और इनके ही माध्यम से मुझे पता लगता है, क्योंकि कांग्रेस में ये हरीश रावत जी को कांग्रेस मानते हैं, हरीश रावत जी को बहुत बड़े दिग्गज नेता मानते हैं। तो वो दिग्गज नेता खुद कहते हैं सोशल मीडिया पर कि मेरे खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, मेरे खिलाफ साजिशें करी जा रही है, मेरे खिलाफ ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। तो या तो फिर वो ये कह दें, जयदी जी ये कह देना कि हरीश रावत जी की सोशल मीडिया को हैक कर लिया गया है, तब मैं मानूं कि हरीश रावत जी ने इस पोस्ट को नहीं डाला है। और जब खुद हरीश रावत जी सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट को डाल रहे हैं तब ये कृपया ना कहें तो शोभा देता है। जब भारतीय जनता पार्टी मीडिया पर पोस्ट, जयदी जी काइंडली डोंट इंटरप्ट, मुस्कान जी जरा सा प्लीज इनको ये बताएं कि जब एक व्यक्ति बोलता है तो बीच में नहीं इंटरप्ट करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भारतीय जनता पार्टी का कोई भी चीजें आती हैं तो ये कहते हैं कि इनके यहाँ दंगल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इनके यहाँ होता है तो फिर ये कहते हैं सब कुछ बढ़िया है, सब बढ़िया है। तो ये चीजें थोड़ा नैरेटिव थोड़ा सेट करिए अपना ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। और दूसरी चीज मैं इनको ये और तीसरी चीज बताना चाहूंगी, आपको पूरा मौका दिया जाएगा जयदी जी, आप अपनी बात रखिएगा, 1 घंटे की डिबेट है। और दूसरा जयदी जी से मैं एक सवाल और कहना चाहूंगी कि हरीश रावत जी एक बार दूरबीन लेकर वहां भी गए थे केदारनाथ, और वहां केदारनाथ बाबा में कमियां ढूंढने गए थे। मैं मुस्कान जी, जयदी जी से और पूरी कांग्रेस से ये कहना चाहूंगी कि अगर हरीश रावत जी ने दूरबीन लेके कांग्रेस की कलह को शांत करने पर ध्यान दिया गया होता तो शायद कांग्रेस का कुछ थोड़ा बहुत भला हो गया होता, लेकिन ना, उनको तो कमियां निकालने में मजा आ रहा था, अपनी अंतर कलह देखने में मजा आ रहा था। और मुस्कान जी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री नहीं घोषित हो रहा था तब तो बड़ी बड़ी डिबेटों में ये आकर कह रहे थे कि अधर में ये अटका जा रहा है, वो अटका जा रहा है, ऐसे हुआ जा रहा है, वैसे हुआ जा रहा है। और अब इनके ही उधर नेता प्रतिपक्ष सेलेक्ट नहीं हुआ रहा है तो इनका क्या जवाब है? मतलब अगर अपने ऊपर आई तो सब बढ़िया है, दूसरे के ऊपर आई, दूसरे के अंदर झांकने से बेटर है कि अपने अंदर खुद देखिए कि कमियां कहाँ हैं। कमियां अपने अंदर झांकने ना तो बहुत
चीजें दिखाइए। और 5 ठीक है। चीजों के आपको 5 चीजें गिना दे तो मैं ही गिना देती हूँ। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, उसके बाद हनी जी मैं एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास, उसके बाद आपकी बातें सुनी जाएंगी। लेकिन उससे पहले हरीश जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, आपसे भी प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्योंकि हर बार ये होता है जब भी कांग्रेस विपक्ष में रही है तो लगातार हमेशा ही जब भी विधानसभा सत्र शुरू होता है उससे एन पहले जो नेता प्रतिपक्ष है उसका चुनाव होता है। इस बार भी नेता प्रतिपक्ष अभी तक नहीं चुना गया, हालांकि शाम को विधायक दल की बैठक होगी, उसमें फैसला आ सकता है। लेकिन जब तक विधानसभा सत्र में, हालांकि संवैधानिक जो है वैसे कोई बाध्यता नहीं है अगर नेता प्रतिपक्ष ना हो, लेकिन सदन में किस तरीके से फिर कांग्रेस जो है उसका कौन नेतृत्व करेगा? मुस्कान जी, जो विधानसभा का सत्र होता है वो पक्ष और विपक्ष से मिलकर चलता है, तब जाके संतुलन बनता है, बैलेंस बनता है। और उसके अलावा जब तक हमारा प्रतिपक्ष मजबूत नहीं होता है, सुदृढ़ नहीं होता है, तब तक विधानसभा का जो कार्रवाई है उसको भी विधायी तौर पर भी और कार्यदायी तौर पर भी वो एक तरफा समझी जाती है। तो इस दृष्टि से नेता प्रतिपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण है। उसी तरह से जैसे भारतीय जनता पार्टी में भी अभी मंत्रियों का बंटवारा, विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, मंत्री तो तय हो गए लेकिन विभागों का बंटवारा नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल जो सचिव स्तर पर उनकी फाइलें तैयार हो गई होंगी, विभागों का बंटवारा आज शाम तक हो जाएगा, क्योंकि कल तो मंत्री ही जवाब देगा ना सभी सवालों के। तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी वही चुनौती है जो कांग्रेस के पास है। हरीश रावत का जो सोशल मीडिया पर शब्द बाण जो उन्होंने छोड़ रखे हैं, उससे उन्हीं की पार्टी के बहुत सारे लोग खुद भी घायल हुए हैं, और जो मीडिया है हमारे, उनको भी एक अच्छा खासा मतलब प्लेटफॉर्म बहस के लिए इसको मिले। कांग्रेस की जो अंतरकलह है वो इस पत्र से बड़ी साफ देखने में आ रही है, और उसका नुकसान पार्टी को चुनावों के दौरान भी हुआ, अंतरकलह का नुकसान। और हम ये देख रहे थे बहुत सारी सीटों पे मतलब 2000 से कम में जो है जो भारतीय जनता पार्टी है वो विजयी हुई है। तो यानी अगर अंतरकलह नहीं होता है और ये आप पार्टी अगर वोटों पे सेंध नहीं लगाती तो शायद इनको कुछ और सीटें मिल सकती थी। लेकिन फिर भी इस बार उनके करीब 6 विधायक ज्यादा है पिछले विधानसभा से, 8 विधायक, और उसका इनको लाभ होगा निश्चित रूप से। लेकिन इनको अपना नेता प्रतिपक्ष तो अब तक तय कर ही देना था। नेता प्रतिपक्ष की दौड़ से जैसे धामी हैं, जैसे राजेंद्र सिंह भंडारी हैं, जैसे प्रीतम जी खुद भी हैं, इस समय पहले भी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। तो अब ये हाईकमान को तय करना है। सभी नेताओं ने दिल्ली दौड़ लगा ली है, और ये समझा जा रहा है कि शायद आज शाम तक ये लोग अपना नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के लोग भी तय कर लेंगे। इसी तरह से आज शाम तक भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री है उनको विभागों का बंटवारा मिल जाएगा, ताकि कल को मंत्री सदन में जवाब देगा, कोई प्रश्नकाल के दौरान सवाल उठते हैं तो उसका जवाब दे। निश्चित रूप से उत्तराखंड की विधानसभा से, नवनिर्वाचित विधानसभा से राज्य के लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं कि इस समय कुछ क्षण कर राज्य हित में जरूर आएगा। अब यात्रा सीजन हमारा शुरू होने वाला है, उसकी तैयारियों के लिए किस तरह की व्यवस्था बन सकती है उस पर भी शायद विधानसभा में चर्चा हो। इसके अलावा जो उत्तराखंड में भू कानून बनना है उस पर शायद चर्चा हो। इसके अलावा जो शिक्षकों के ट्रांसफर हो चुके थे चुनाव आपके पास जी, अब वो दबा के बैठे हुए हैं। हमारे जो माध्यमिक शिक्षा सचिव है उस ट्रांसफर को उन्होंने रोका इसलिए था कि चुनाव आचार संहिता लगी। चुनाव आचार संहिता 10 तारीख को खत्म हो गई, आज 28 मार्च हो गए, यानी 18 दिन ज्यादा हो गए हैं, अभी तक वो ट्रांसफर दबा के बैठे हुए हैं। तो इस तरह के मक्कार अधिकारी जो है सरकारी फाइल, ये तो मैंने एक फाइल बताई, सरकारी फाइलों पे कुंडली मार के बैठे हुए हैं। तो ये पक्ष और विपक्ष का दोनों का काम है, उठाए किस तरह से क्या कर सकते हैं। ठीक है जयदीप साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रखें। मुस्कान जी जी, मुस्कान जी, अभी मेरी साथी प्रवक्ता भाजपा की कह रही थी कि हम 5 काम गिना देते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि ये चुनावी मुद्दों पर ही नहीं था। भाजपा सिर्फ एक नारे के ऊपर काम करती रही, मोदी धामी की सरकार और मोदी जी के कट जाएंगे उत्तराखंड से तार। तो आप 5 साल तक सरकार चलाते हो
और डबल इंजन की विकास की आप बात करते हो और चुनाव आप लड़ते हो मोदी जी के नाम पर। खैर, जनता ने आपको मैंडेट दिया, हम जनता के फैसले का स्वागत करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन आज भी मैं कह सकता हूं, आप अपने 5 काम राज्य सरकार के नहीं गिना सकते हो। ना आपने पहले कभी गिनाए थे, ना आज आप गिना सकते हो। कांग्रेस ने कौन से मुद्दों पर चुनाव लड़ा तो फिर? जहां तक हरीश रावत जी का सवाल है, उसका जवाब भी मैं देता हूं मुस्कान जी। हरीश रावत जी ने जो आरोप लगाए, एक पेज है सोशल मीडिया पर, उस पेज का नाम है धामी की धूम। वो पुष्कर सिंह धामी जी के किसी फैन फॉलोइंग का किसी का पेज है, भाजपा के IT सेल का वो पेज है। और उस धामी की धूम में बार बार हरीश रावत जी को जिले इलाही और मुस्लिम यूनिवर्सिटी और इस तरह के प्रोपोगेंडा के साथ जोड़कर पेश किया जा रहा है। तो उसके ऊपर हरीश रावत जी ने कहा था, और 1-2 कांग्रेस के कुछ नेताओं के करीबी हो सकते हैं, किसी का उसमें व्यक्तिगत नाम नहीं है और किसी नेता का कांग्रेस का नाम भी नहीं है। जैसे बीच में नाम नहीं है तो क्या हुआ? कांग्रेस के ऐसे नेता तो है ना जो उन पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। मुस्कान जी, 1-2 बड़े अगर उनके ऊपर आरोप लगाया था तो उसकी जांच हो रही है, पार्टी अपने स्तर से जांच कर रही है, अनुशासनात्मक कार्रवाई के खिलाफ की जाएगी। लेकिन एक चीज तय है, हरीश रावत जी के खिलाफ जिस तरह से मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर भाजपा ने अपने ऑफिशियल केस से जो आरोप लगाए थे, उस मुद्दे को पर चुनाव लड़ा है। प्रोपेगेंडा करके आप मोदी जी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मुसलमान इस तरह करके आप चुनाव लड़ते हो। 5 साल सरकार चलाने के बाद आप विकास के मुद्दों से भाग जाते हो। तो मैं आपको यही कहता हूं कि कल से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। आपकी पहली कैबिनेट भी हमने देखी, उस पहली कैबिनेट में साहब आप भी लड़ लेते ना। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पर अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने चुनाव लड़ा तो आप भी लड़ लेते। बीजेपी ने भी तो 2 मुख्यमंत्री बदले थे, 3 मुख्यमंत्री दिए 5 साल में, आप भी उस पर चुनाव लड़ लेते। आप तो अपनी गुटबाजी से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्या चुनाव लड़ेंगे और क्या आप आगे विधानसभा में जाएंगे? तो उनके कल आपने बयान सुना होगा, मुस्कान जी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो अपने स्तर पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो भी है वो निर्माण कराएंगे नहीं कराएंगे, वो नेता जाने, उनकी मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाने। लेकिन कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेता। मैं यही कहता हूँ कि भाजपा सरकार चलाती है, 5 साल तक डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बात करती है, बाद में चुनाव लड़ती है प्रोपेगेंडा पर। मोदी जी के कर जाएंगे उत्तराखंड से ताज और बार बार मोदी धार्मिक की सरकार। तो आप इस बात को तय कीजिए कि जो आपके जुल्म झुके उसके ऊपर चुनाव नहीं कहा था। पहली बार हम लोगों ने देखा होगा मुस्कान जी, जो उन्होंने 2017 में अपना दृष्टि पत्र पेश किया था, जिस अरुण जेटली जी ने पेश किया था। अरुण जेटली जी स्वर्गीय हो गया, वो दुनिया में नहीं है। और दृष्टि पत्र जो नितिन गडकरी जी ने इनका पेश किया, तो इसकी सिर्फ इन्होंने पॉलिसी की है। उसके मुद्दे आज भी वो ये जो पहले मुद्दे थे जो 2017 में भाजपा उठाती थी अपने दृष्टि पत्र में। ठीक है जादी साहब, ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास में। हनी जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। तो उत्तराखंड में बात कर रहे हैं कांग्रेस की, जहां पर नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हुआ है और कल से विधानसभा का सत्र जो है वो लगातार जारी है। और इसी बीच हरीश रावत के जो तमाम जो सोशल मीडिया के पोस्ट हैं, उन्होंने कांग्रेस में गुटबाजी को एक बार फिर से जाहिर कर दिया है। तो चलिए तमाम गेस्ट का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। हनी जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, आप अपनी बात पूरी करें। बार बार कह रहे 5 वो गिना दीजिए, 5 योजना गिना दीजिए, 5 योजना गिना दीजिए। पेपर और पेन लेके बैठिए जा दीजिए, मैं अब गिना रही योजना है। अटल आयुष्मान योजना देश की सबसे बड़ी योजना, और उत्तराखंड एक ऐसा पहला राज्य बना था जहां पर 5 लाख तक का इंश्योरेंस हर परिवार को दिया गया था हेल्थ का। वो उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बना था जो हर परिवार को दिया गया था, सबको दिया गया था, वो हमारी सरकार के द्वारा दिया गया था। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी हमारे द्वारा बनाई गई थी। 1905 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन हमारे द्वारा बनाई गई थी। 1 रुपए में पानी का कनेक्शन हमने दिया था। प्रदेश में जरूरी टनल और पुलों का निर्माण हमने करवाया था। किसानों को 3 लाख तक ब्याज मुक्त लोन हमने दिया था। ग्रोथ सेंटर, ये हमारी ग्रामीण उद्योग क्रांति की सबसे बड़ी पहल रही है। होम योजना हमने निकाली। हर गांव में पंचायत की सड़कें जो बनेंगी वो योजना हमने निकाली। और बेहतर कानून की व्यवस्था हमने दी, जिसके तहत लाखों सीसीटीवी कैमरे पूरे उत्तराखंड में इंस्टॉल करा गया। और सबसे बड़ी योजना तो महिला सशक्तिकरण के लिए लाई गई, जिसमें उत्तराखंड में एक पहला राज्य उत्तराखंड बना था
जिसमें पति की पैतृक संपत्ति में महिला भी हिस्सेदार होगी। राजस्व रिकॉर्ड में अब पति की पैतृक संपत्ति में पत्नी का भी नाम दर्ज होगा और इस फैसले से राज्य की पता है कितनी महिलाओं को फायदा मिलेगा। 35 लाख महिलाओं के जीवन में बदलाव आएगा और क्रांतिकारी बदलाव आएगा। महिलाओं के हित में ऐसा फैसला देने वाली उत्तराखंड बना देश का पहला राज्य। और भाजपा सरकार ने ठाना है ना, जो वो भारतीय जनता पार्टी को सशक्त बनाना है, वो बनाया है। और मुझे बहुत खुशी हुई देखकर कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल का डिपार्टमेंट चेक करते हैं। इतना अगर आप लोगों ने अपना संगठन बनाने में चेक किया होता तो शायद कहीं दिखाई दिए होते, इस तरीके की दुर्गति नहीं हुई होती कांग्रेस को। इंटरप्ट मत करेगा मुस्कान। ठीक है जादी साहब, आ रही हूँ मैं आपके पास, आ रही हूँ। अच्छा लगता है, मैं जवाब देता हूँ मनीष जी। आ रही हूँ जादी साहब, पसंद करती हूँ मुस्कान जी। आप अपनी बात रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इनको बता दीजिए। और किसानों की बेहतरी के लिए उत्तराखंड की भाजपा सरकार सदैव तत्पर रही है। गेहूं की खरीद में तोड़ा पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड उत्तराखंड में। 14,35,000 टन गेहूं की खरीद यहां उत्तराखंड में की गई। ये सब योजनाएं हैं जिनको लाया गया। और मुस्कान जी, इन लोगों की सोचने और समझने की शक्ति बिल्कुल निशब्द हो गई है। मैं तो निशब्द कहूंगी, क्योंकि देखिए इससे पहले आपकी डिबेट में जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो इन्होंने क्या कहा था, मुस्कान जी आप ही थी एंकर, कि अब की बार मोदी मैजिक नहीं चलेगा। अगर आपको याद हो मुस्कान जी, तो इन्होंने ये कहा था कि अब की बार मोदी मैजिक नहीं चलेगा। और आज यही डिबेट में आकर कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि मोदी मैजिक चला है और धामी का वो नहीं चला है। तो पहले तो आप लोग ना प्लीज क्लियर करिए व्हाट यू वांट टू। मैं आ रही हूँ जादी साहब, मैं आ रही हूँ, बार बार इंटरप्ट मत करिए, मैं आ रही हूँ जादी साहब। आप लोगों को ये पता ही नहीं चलता है कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं। और मोदी जी की जहां तक बात है तो उत्तराखंड एक छोटा राज्य है। केंद्र की मंजूरी के बिना, केंद्र के सहयोग के बिना, उनके बजट के सहयोग के बिना उत्तराखंड में राज्य को अच्छे सुचारू रूप से चलाया नहीं जा सकता। तो मोदी मैजिक तो यहाँ चलेगा ही। और डबल इंजन की जहां तक आप बात करते हैं ना बार बार, तो हाँ, भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में सड़क निर्माण के लिए मंजूर की 1300 करोड़ रुपए की धनराशि। यह है डबल इंजन की सरकार। उत्तराखंड के विभिन्न मरम्मत, राजमार्ग का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और मरम्मत होगा। इससे ये है, ठीक है, तमाम योजनाएं देख ली हैं। एक ठीक है जादी जी, आ रही हूँ मैं आपके पास। स्थापित किया गया। ठीक है पाठक साहब, उत्तराखंड की डबल इंजन की सरकार। केदारनाथ मंदिर का नया कलावर से स्थापित किया गया, ये है डबल इंजन। अयोध्या, ठीक है हनी जी, तमाम योजनाएं गिनवा दी है। ठीक है, हरीश जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने एक सवाल पूछा था, हनी जी एक सवाल हरीश जी ने पूछा था आपसे कि आखिर मंत्रियों को विभागों का बंटवारा क्यों नहीं किया गया अभी तक, उस पर छोटा सा जवाब दे दें। आज शाम तक हो जाएगा मुस्कान जी, आज शाम तक हमारे मंत्रियों का बंटवारा हो जाएगा और बंटवारा होने के बाद न्यूज इसमें आ जाएगा। आज शाम तक शायद मेरे ख्याल से 6-7 बजे तक घोषणा हो जाएगी किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है। ये भी तो थोड़ा देखिए, समय रहते अगर हो जाता तो मंत्रियों को पता भी तो चले कि उनके विभागों में समस्याएं क्या है। कल वो क्या जवाब देंगे फिर अगर पूछा जाएगा उनसे? तो शाम तक हो जाएगा और कल विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सब मंत्रियों को पता लग जाएगा कि उनके विभाग में किस प्रकार की उनको घोषणा करनी है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पर आपसी कलह नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के विधायक ऐसा नहीं कहते फिर रहे हैं। शायद ये जयदी जी को ये पता ही नहीं है कि इन्हीं के पार्टी के विधायक ने ये कहा था कि हरीश रावत जी एक अफीम चटाते हैं जिससे आदमी मंत्र मुग्ध हो जाता है, और पैसे लेकर हरीश रावत जी ने टिकट बांटे थे। तो पहले और फिर ये कहते हैं कला हमारे यहाँ है नहीं और सब बढ़िया। ठीक है, चलिए ठीक है जादी साहब, आप जल्दी से अपनी बात पूरी करिए, मुझे हरीश जी के पास भी जाना है। और अगर आप में कुछ भी होता ना थोड़ा भी जयदी जी, तो शायद आपको जनता अपना भी ली होती। ठीक है जादी साहब, जल्दी से अपनी बात पूरी करें। देखिए अभी गिनाती हनी जी मुद्दे पहुंच गई थी है अयोध्या में भी और विश्वनाथ मंदिर में भी। तो इनके एक मुद्दे का जवाब देता हूँ, आप सुनिए हनी जी। आपने महिला सशक्तिकरण की बात की, आप महिला आयोग की रिपोर्ट पढ़ लीजिए 2018-19 की, 2019-20 की, 2020-21 की। सभी आयोग की रिपोर्ट के अंदर अनुसार है कि लगभग 30 से 35% मामले महिलाओं के खिलाफ अपराध के बढ़े हैं आपके शासनकाल में। और आप जो 5 साल तक ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करते हो, गैर एंड में इन्होंने 1 रुपए का काम नहीं किया। एक ऐसा प्रदेश बना दिया जिसकी कोई स्थायी राजधानी नहीं है, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा हो चुकी है।
₹1 का आप लोगों ने काम नहीं किया। और जहां तक मंदिर उद्धार की बात है, तो सिर्फ मंदिर उद्धार पर आपका जो काम है वो काम हमारी योजना चल रही थी हरीश रावत जी के कार्यकाल की, जिन्हें समय रहते पूरा किया गया है। उसके बाद आप बता दीजिए आप लोगों ने क्या किया। आप डबल इंजन की बात करते हैं, 4 धाम योजना आपकी चल रही है, तो वो डबल इंजन केंद्र सरकार की योजना है। आप ₹1 के कनेक्शन की बात करते हैं, उस ₹1 कनेक्शन के कितने घोटाले सामने आ चुके हैं। आज भी पहाड़ पीने के पानी से तरस रहा है। हानि जी, निकलिए आप प्रदेश के भाजपा प्रदेश के कार्यालय से बाहर निकल कर भी आप देखिए, आपकी ₹1 की जो योजना है उसका कितना बंदरबाट किया गया है। महिला सशक्तिकरण में आप लोगों ने कुछ नहीं किया, पेयजल योजना में कुछ नहीं किया। काम गिनाने को आप केंद्र सरकार के काम गिनाने लगते हो, राज्य सरकार का भी कोई काम आप लोगों ने गिनाया क्या? राज्य सरकार 5 साल आप लोगों ने 3 मुख्यमंत्री बदले, आपके पास कोई काम गिनाने के लिए नहीं होता। बार बार आप मोदी मैजिक की बात करते हो। अगर आप लोगों ने काम किया था तो आप बताइए ना, सोमबाग परियोजना के अंदर आप लोगों ने कांग्रेस क्या के पास काम ठीक किया? है, ठीक है, हो गया जादी साहब। कांग्रेस के पास कितने मुद्दे हैं, जरा ये बता दे जल्दी से। कांग्रेस इनके सभी मुद्दों का अब कल से पर्दाफाश करना शुरू कौन करेगी। कौन से मुद्दे हैं, मुद्दे जरा गिनवा दीजिए जादी साहब, मुद्दे गिनवाइए जल्दी से। जो है बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर। स्वास्थ्य की क्या बुरी हालत आप लोगों ने देखा होगा पिछली बार मुस्कान जी, इनके पास आईसीयू के बेड अवेलेबल नहीं थे, ऑक्सीजन का बंदरबाट हुआ, इतना कुछ घोटाला हुआ। अटल आयुष्मान योजना की लोग बात करते हैं, उसकी अभी तक फाइलें चल रही है। हम एक एक मुद्दे का इनके पर्दाफाश करेंगे कल। और मुद्दे तो आपने 4 बताए हैं, एक एक मुद्दे का पर्दाफाश करेंगे। जरा मुद्दे समझ तो लीजिए उत्तराखंड के क्या है, उत्तराखंड में मुद्दे क्या है, जमीनी स्तर पर मुद्दे क्या है, वो तो आपने कभी समझे ही नहीं। सड़कों का मुद्दा सबसे अहम है, लोग लगातार किस तरीके से सड़कों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप देखिए, वो मुद्दा कौन उठाएगा विधानसभा में। आप मुद्दे मात्र बेरोजगारी, मात्र महंगाई पर रह जाते हैं, विकास का मुद्दा कब उठाएंगे? ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। हरीश जी, मुद्दे उत्तराखंड के मैं आपसे समझना चाहूंगी। हमारे विपक्ष को, मैं आ रही हूँ जादी साहब, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। हमारे विपक्ष को ये मुद्दे नहीं पता है उत्तराखंड में कौन कौन से हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगी। जरा बता दें जादी साहब को उत्तराखंड के मुद्दे विधानसभा में उठाने के लिए। मुझे कह रही हैं आप? हरीश जी, निश्चित रूप से उत्तराखंड जो मार्च में हमारा चुनाव से पहले बजट पारित हुआ था, वो अनुपूरक बजट था। इस समय उत्तराखंड का बजट भी पास होना है जी। उसके अलावा उत्तराखंड की जो 5 साल की सरकार की भविष्य की नीतियां बनेंगी, उनका खाका भी इस समय विधानसभा के पटल पर होगा। सरकार का जो अपना घोषणा पत्र था भारतीय जनता पार्टी को, जिसका दृष्टि पत्र कहा गया है, उसके मुद्दे भी होंगे। उसके अलावा जो मार्च के अनुपूरक बजट के खर्चे हैं वो समायोजित होंगे। उसके अलावा गैरसैंण राजधानी पे चर्चा हो सकती है, यात्रा पे चर्चा हो सकती है, यात्रा व्यवस्थाओं पे चर्चा हो सकती है, उत्तराखंड के जो विभिन्न विभागों पे बजट है उस पे चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जो मंत्रियों के विभागों के बंटवारे हैं, तो पिछले कार्य की समीक्षा हो सकती है, वो कितने पूरे हुए, अभी कितने उनसे काम होने के लिए आगे के दिशा निर्देश। उसके अलावा प्रश्नकाल होगा, जिसमें जो हमारे माननीय सदस्यगण है विधानसभा के, सारे ही विधायक, उनके प्रश्नों के उत्तर भी आएंगे। तो इस तरह से विधानसभा सत्र इस समय रोचक होने वाला है। जी, लेकिन हरीश जी देखिए, विपक्ष से जब मुद्दों के बारे में पूछा गया तो मात्र बेरोजगारी है एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई भी मुद्दा है। मैं आ रही हूँ जादी साहब, मैं आ रही हूँ आपके पास, बीच में प्लीज इंटरप्ट मत करिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। मुस्कान जी, मैं आ रही हूँ। हरीश जी, हरीश जी, मुद्दे देखिए, इतने मुद्दे हैं उत्तराखंड में। बेरोजगारी का भी एक सबसे बड़ा मुद्दा मैं मानती हूँ उत्तराखंड में है, लेकिन बाकी जो मुद्दे हैं उनका जिक्र कौन करेगा? मैं आ रही हूँ जादी साहब। हरीश जी, मुस्कान जी, बेरोजगारी का किसी सरकार के पास जादू की छड़ी नहीं है। जो बेरोजगारी के विपक्ष में बैठ के भी चिल्लाते हैं वो भी जानते हैं, जो सरकार में बैठे हैं वो भी जानते हैं। सरकार के पास पद लिमिट है, वो सारे चुनाव से पहले विज्ञापित हो चुके हैं। अब सरकार एक ही काम कर सकती है, या तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए, कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून। दीर्घगामी सॉल्यूशन तो यही है। भारत में जो बेपनाह जनसंख्या बढ़ रही है, कितनी ही विकास कर लो, कितना ही फ्री मकान दे दो, कितना ही अनुदान दे दो, खैरात से सारे लोगों का पूरा नहीं होगा। उसके लिए कार्य योजना बनानी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म कार्य योजना ये है कि सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून हो। वो दोनों सरकारें, ना पक्ष में बैठी हुई ना विपक्ष में बैठी हुई, कोई इस मुद्दे को उठाता नहीं, जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे को। इनके वोट कट जाएंगे। ये दोनों बैठ के टेलीविजन पे बैठ के अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं बेरोजगारी के बारे में, गरीबी हटाओ के बारे में, लेकिन ये दोनों पार्टियां, जो हमारे खासकर दोनों मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, वो जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से
कि बेरोजगारी की कोई जादू की छड़ी नहीं है। अब स्वरोजगार उत्पन्न करने की बात है। हमारा होम स्टे बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारी जो 4 धाम सड़कें बन रही है उसमें कुछ रोजगार मिला है। हमारी रेल लाइन बन रही है उसमें कुछ रोजगार मिला है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टार्टअप है उसमें कुछ रोजगार मिला है। लेकिन लॉन्ग टर्म समस्या बेरोजगारी की जनसंख्या नियंत्रण ये है जो पूरे देश में भी लाए जाने चाहिए और राज्यों के स्तर पर भी जो हो सकता है वो लाए। सबसे पहला एक काम ये कर सकते हैं जो बेसिक कर सकते हैं। हम जब राशन बांटते हैं फ्री की, जब फ्री की राशन मिलेगी तो कुछ लोग अपने परिवार को जिम्मेदारी थोड़ी समझते हैं। बिल्कुल, वो तो जनसंख्या बढ़ाते रहते हैं। परिवार पूरी जिम्मेदारी होती है भाई, लाइबिलिटीज होती है, उसके खाने खर्चे पढ़ाई उस बच्चे के सब देखना पड़ता है। वो सारे थोड़ी कोई देख रहे हैं। लोग फ्री की राशन मिल रही है तो उसका गलत मैसेज भी जा रहा है। तो अब परिवार पे जो राशन कार्ड है, हम जनसंख्या नियंत्रण की दृष्टि से पहला काम ये कर सकते हैं कि जो राशन है वो परिवार के लिए निश्चित हो, ना कि प्रति यूनिट निश्चित हो। तो पहला ये हो सकता है, जैसे हमारे खंडूड़ी जी के जमाने में चुनाव में 2 बच्चे से ज्यादा जिसके हैं उसको चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया। तो उस तरह का हम आगे भी कुछ इस तरह का कर सकते हैं। और उसके अलावा कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना पड़ेगा वरना देर हो जाएगी। गरीबी हटाओ बेरोजगारी हटाओ का पहला तो यही है। दूसरा, रोजगार के संसाधन उपलब्ध करने पड़ेंगे। उसके लिए हम उत्तराखंड को ITI का हब बना सकते हैं, IT सेक्टर का हब बना सकते हैं, जिसमें पहाड़ों में खासकर हमारे एक भी उद्योग नहीं है तो उद्योग स्थापित करो। हमारी फल पट्टी योजनाएं विकसित हो, हमारे फलोद्यान अच्छे हो सकते हैं, उसके लिए सरकारें प्रयास करें। हमारे गाँव में अभी सड़क नहीं बनी है तो 10 साल के लिए एक रोड मैप हर गाँव सड़क बनाने का लगाए तो कम से कम गाँवों में लोगों को सड़क बनाने में रोजगार मिल सकता है। कुछ इस दिशा में प्रयास हो सकता है। बिल्कुल, ये मुद्दे हैं जिनको उठाना चाहिए, लेकिन विपक्ष को शायद ये मुद्दे पता ही नहीं है। आजादी साहब, मुद्दे तो आप पता चल गए होंगे आपको। मैं आ रही हूँ, हाँ जी 2 मिनट में आ रही हूँ आपके पास। बताइए आजादी साहब, जल्दी से अपनी बात रखिए। नहीं, आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा मुद्दा आपको लगता है जो आप ज्वलंत मुद्दा समझ रहे हैं जो विपक्ष को नहीं मालूम। आप मेरी बात को डिप्लोमेट कर रहे थे, आपने मुझे मेरी पूरी बात नहीं कहने दी। क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं है उत्तराखंड का? मैंने कहा बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन मैंने कहा बेरोजगारी मुद्दा है। उत्तराखंड में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, लेकिन जो जमीनी मुद्दे हैं लोगों के उनको कौन उठाएगा? आपसे जब भी मुद्दे पूछ लिए जाते हैं आजादी साहब, कांग्रेस से जब भी मुद्दे पूछे जाते हैं सिर्फ 2 मुद्दे कांग्रेस बताती है, एक महंगाई और एक बेरोजगारी। इनसे ऊपर तो उठिए ना कम से कम। आज तक राजधानी का मुद्दा उठाया क्या आपने? जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा उठाया आपने? अभी हरीश जी ने इतनी अच्छी बातें बताई। ये मुद्दे जो बताए हैं आप उन्हीं मुद्दों को नकार रहे हैं, आप उन पर बात करेंगे? आप मेरी बात सुनिए मुस्कान जी, आप कौन से मुद्दों की बात करें, मैं आपको मुद्दे गिनाता हूँ। बेरोजगारी के ऊपर अभी बात की हरीश जी की, मैं बात सुना था, हरीश जी की बात से सहमत हूँ। वाकई में एक बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। और जैसे कि अब आपने देखा होगा कोविड काल के अंदर काफी सारे लोग थे जो उत्तराखंड से जा चुके थे नौकरी के लिए, वो वापिस अपने उसमें आए हैं। अभी मैं कुछ दिनों पहले की आपको घटना बताता हूँ। चिन्याली सोड़ के ऊपर के जितने गांव उत्तरकाशी से मिलते हैं वहां पर काफी लोग जो वापिस आए हैं, जो बेरोजगार होकर वापिस आए हैं, उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के अंदर इतना कुछ स्कोप है कि हम खेती के अंदर काफी कुछ कर सकते हैं। कृषि के अंदर सरकार ने जो परंपरागत कृषि विकास योजना चलाई थी उसके अंदर काफी कुछ स्कोप है। लेकिन माफी की बात बताता हूँ, जो डबल इंजन हमें हनी जी गिनाती है, 36,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की काफी दिनों से निविदा, 2 साल से निविदा जा रही है केंद्र सरकार को। अभी तक 36,000 हेक्टेयर भूमि को अगर उसके अंदर और जोड़ दिया जाए, जो नमामि गंगा परियोजना साथ में चला रहे हैं, तो उसमें एक बड़ा लाभ मिल सकता है। उसके अंदर करीब 50,000 से ज्यादा किसान परिवारों को उसका लाभ मिल सकता है। ऐसी काफी सारी योजना है। एक सोमबात परियोजना की आपको बात बताता हूँ, 10,000 करोड़ रुपए की वो एक परियोजना थी जिसकी 2018 में सारी यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी थी और 450 परिवारों को उसके अंदर वहां पर विस्थापित करना था। उसके अंदर अभी तक इनसे 3 साल हो चुके हैं, 3 साल से इन लोगों से काम पूरा नहीं हुआ। तो डबल इंजन जरूर करते हैं, लेकिन जमीनी मुद्दे अभी भी पढ़कर बता रही थी हनी जी, पता नहीं कौन सी किताब में इनके यहाँ पर जारी हुई होगी कि ये सारे काम हम लोगों ने कर दिए हैं, इतने % लोगों को हम लोग उसमें लाभ दे चुके हैं। वो जमीन पर दिखाई कहाँ देता है? स्वास्थ्य कितने बड़े मुद्दे हैं। चलो मैं इनके एक दृष्टि पत्र की बात करता हूँ। उनका दृष्टि पत्र मैंने देखा था, उसमें 3 सिलेंडर मुफ्त मिलने वाली बात थी, वो स्टार्ट हो जाए। 12,000 रुपए ये किसानों को देने वाले थे, जिसमें 6,000 रुपए केंद्र से मिलने थे, 6,000 रुपए राज्य सरकार से मिलने थे। वो चीजें शुरू हो जाए। किसानों को कल पहला ही तो सत्र है, होने दीजिए सरकार, ठीक है।
ज़ैदी साहब। नहीं, मैं सवाल मुस्कान जी वही सारे मुद्दे हैं। आप मुद्दों की अगर बात करती हैं तो उत्तराखंड के अंदर ऑर्गेनिक के अंदर ऑर्गेनिक उत्तराखंड के नाम से ठीक है ज़ैदी साहब, ठीक है, मैं लौटूंगा एक बार फिर से आपके पास। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे रुख होने का कर लेते हैं। हनी जी, आप अपनी बात पूरी करें, आप कुछ कहना चाह रही थी। जयदी जी, ऐसा है, देखिए डबल इंजन की सरकार है हमारी। मैं कहती थी, कहती हूँ और कहती रहूंगी। और सुनिए, आप ना मोदी जी ना भारतीय जनता पार्टी के नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। आप हमारे ऊपर ध्यान लगाने के बजाय बेहतर है कि कांग्रेस पे थोड़ा बहुत ध्यान दे ले, तो थोड़ा बहुत कुछ भला हो जाएगा। मोदी 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 की माला जपने से अच्छा है थोड़ा राम जी की माला जप ले, तो कुछ भला हो जाएगा आपका। और दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं ना कि कुछ भी धरातल पे काम दिखाई नहीं दे रहा है, तो थोड़ा ना हरीश रावत जी से बाहर आइए और अपने कार्यालय से बाहर आइए, क्योंकि मैं प्रदेश कार्यालय में कभी जल्दी बैठी नहीं रहती हूँ। आप अपने कार्यालय से बाहर आइए, उत्तराखंड में घूमिए, तब आपको दिखाई देगा। मुस्कान जी ने आपसे 10 बार पूछा कि मुद्दे बेरोजगारी से छोड़कर कुछ बताइए, लेकिन आप जवाब नहीं दे पाए। तो मैं आपको फिर बता रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन परिवार पावर, अगर कुछ करने की हिम्मत हो ना, तो सूरत भी बदलती है और सीरत भी बदलती है। और एक कहावत आपके लिए है, राम जी रावण को नहीं समझा पाए, कृष्ण जी दुर्योधन को नहीं समझा पाए, तो भारतीय जनता पार्टी तो आप इन महानुभावों के आगे कुछ भी नहीं है, तो हम आपको क्या समझा पाएंगे। आप थोड़ा बाहर निकल कर देखिए तो देखेंगे हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी के लिए स्टील गार्डर पुल ना बनकर तैयार हो चुका है। यह है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार। उत्तराखंड को देश का सबसे बड़ा सस्पेंशन डाबरा जाटी पुल दे दिया गया है। यह है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार। टिहरी झील पर बनने जा रहा है सबसे बड़ा चीन की तरह से ग्लास ब्रिज। ये है उत्तराखंड की डबल इंजन की सरकार। और उत्तराखंड के तर्ज, स्विट्जरलैंड के तर्ज पर उत्तराखंड में बनेगा रेलवे और रोप वे नेटवर्क। ये है उत्तराखंड की डबल इंजन की सरकार। और चलिए हनी जी, नहीं गया तो राहुल गांधी जी की 2-4 चीजें मैं आपको याद दिलाती हूँ। कांग्रेस ने ही कहा था देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है और हिंदू आतंकी होता है और मंदिर जाने वाला व्यक्ति लड़की छेड़ता है और पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, अगर पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं तो कैसे भला कर देंगे। पैसे पेड़ पर जब उगते ही नहीं है तो हम कैसे कार्य करके दिखा देंगे। और हिम्मत करने की, बोलने की हिम्मत पैदा करिए। मैं हरीश जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ, जो उन्होंने कहा। मैं पक्ष में रहते हुए हरीश रावत जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि बेरोजगारी के लिए बड़ी बड़ी बातें करना अपनी जगह है और कोई सख्त कदम उठाना अपनी जगह है। ठीक है, उम्मीद इस बार रहेगी हनी जी, उम्मीद इस बार रहेगी बीजेपी से भी कि बेरोजगारी को लेकर जिस तरीके से सुझाव दिए हैं हरीश जी ने, उस पर आप बातचीत करें। मैं आ रही हूँ हनी जी, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे, कार्य योजना जल्दी से बता दें। 4 महीने की जो कार्य योजना, जो लेखानुदान आने वाला है, उस पर कार्य योजना क्या क्या रहेगी, शुरुआत क्या आपकी, वो बता दें। देखिए, अभी जैसे ये धामी जी आने से पहले आपको कहा गया था कि सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड वो लागू करेंगे। उनको अभी बैठे सीट पर ज्यादा टाइम ही नहीं हुआ, उन्होंने उसको लागू कर दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड को। कल विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। जो हमारे दृष्टि पत्र में जो बातें कही गई थी वो 100% वो करके दिखाएंगे। और शुरुआत कैसे होगी? जो भी चीज उन्होंने कही थी ना, वो 100% आपको धरातल पर नजर आएगी। और जो भी चीज ये कही गई है वो जनता के हित में कही गई है और जनता के हित में दिए हुए फैसले हमेशा भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पर सख्त रहती है और वादों को धरातल पर उतार कर दिखाती है। ठीक है। और जयदी जी के लिए मैं एक बात कहनी चाहूंगी, अंधे से अंधा टकराया, घस खाकर गिर गया। तो कांग्रेस की वही हाल है, अंधे से अंधा टकरा रहा है और घस खाकर गिर जा रहा है। और मैं मुस्कान जी ये बात से पूरी तरह सहमत हूँ, पक्ष में रहते हुए, कि एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना बहुत जरूरी है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए ये निर्णय बहुत ही अच्छा साबित होगा। लेकिन इसके लिए विपक्ष बिल्कुल तैयार नहीं होगा, क्योंकि इनको वोट बैंक ज्यादा प्यारा है, जनता ज्यादा प्यारी नहीं है। ठीक है हनी जी, ज़ैदी साहब जल्दी से अपनी बात पूरी करें, उसके बाद हरीश जी के पास भी मुझे जाना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इन्होंने बात की, मैं आपको बताता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी लागू नहीं हुआ है, उसके लिए एक समिति बनी है और समिति बनने के बाद उसके बाद वो आगे प्रक्रिया होगी। लेकिन पहली मीटिंग में ज्वलंत मुद्दों को छोड़कर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हमें जी ने किया। उसका चलो कोई बात नहीं, जो उनकी सरकार अच्छा करे, स्वागत करते हैं। लेकिन
अभी मेरी जो साथी प्रवक्ता उन्होंने हनी जी ने कहा कि पहली ही विधानसभा में वो अपने दृष्टि पत्र को 100% पूरा कर देंगे। चलो हम भी देखेंगे, आप 100% पूरा कीजिए अपने दृष्टि पत्र को, लेकिन जमीनी हकीकत भी जानिए हनी जी। और आप जो लगातार कहती हो कि राहुल जी ने ये कहा, हरीश रावत जी ने ये कहा, अब मोदी मैजिक से बाहर निकलिए। आप ही का मोदी मैजिक था जिस पर आप लोग बार बार होल्डिंग पोस्टर लगाते थे, वो भी सूचना लोक संपर्क विभाग के नाम पर कि मोदी जी के कट जाएंगे आप तो कहते थे मोदी मैजिक काम नहीं आएगा। मोदी जी पूरे भाजपा के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री है। आप जो डराते थे उत्तराखंड की जनता को, चैनल की डिबेट में बैठे हैं, आप डराते थे, ये आपके हैं मोदी जी के तार कट जाएंगे, पोस्टर बैनर आप लोगों ने लगवाए थे, ये भाजपा के लगे हुए पोस्टर बैनर थे। आप लोग डराते थे कि मोदी जी भूल जाएंगे उत्तराखंड को, डबल इंजन करके आप लोग जो चुनाव लड़ते थे, उसके बाद आप डराते थे कि मोदी जी भूल जाएंगे। तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर हम लोग भी सरकार में आते और केंद्र में भाजपा होती तो उत्तराखंड के विकास की योजना को दरकिनार नहीं कर सकती थी केंद्र सरकार। तो आप इस चीज को समझिए। और सवाल ये विपक्ष का पक्ष में नहीं है। आप हरीश जी की बात से सहमत है, मैं भी हरीश जी की बात से एक सेकंड में लूंगी, सिर्फ एक सेकंड। ठीक है, समय खत्म हो रहा है हनी जी, मेरे पास, मुझे हरीश जी के पास भेजाना है। ठीक है, सिर्फ एक सेकंड मुस्कान जी, जल्दी से अपनी बात गिनते के बचे हैं 4, हवाई फायर करते 1000। ये लक्ष्यदार बातें छोड़िए, लक्ष्यदार बातें छोड़िए, आप करके दिखाइए काम। अपना दृष्टि पत्र आप लोगों ने कॉपी किया 5 साल में, 5 साल तक के बाद भी कोई दिखाई देगा। ये लक्ष्यदार बात करने जानती है भाजपा, जमीन पर कुछ काम करके दिखाएं। ठीक है हरीश जी, समय की भी कमी मेरे पास है। हरीश जी, आपका मैं आखिरी कमेंट चाहूंगी और पूरे मसले पर जो भी कल के लिए समीकरण रहने वाले हैं वो भी जल्दी से बता दें। निश्चित रूप से चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए, लोकतंत्र के लिए ये अच्छा है, लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए। लेकिन जनता से जुड़े हुए मुद्दे निश्चित रूप से विधानसभा में उठेंगे, उठाने भी चाहिए। गैरसैंण राजधानी का मसला है, आगामी यात्रा सीजन कैसे हम दुरुस्त बनाएं, क्योंकि 2 साल से हमारा कोरोना की वजह से जो यात्रा से जुड़े हुए उद्यमी हैं वो सारे बेरोजगार बैठे हुए हैं। इस समय निश्चित रूप से उम्मीद की जा रही है यात्रा अच्छी चलेगी, उसके लिए व्यवस्थाएं बनाने पर भी चर्चा होनी चाहिए। उसके अलावा जो समान नागरिक संस्था का जो उन्होंने संकल्प पत्र में भी रखा था और उस पर पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा भी हुई है, उससे क्या आगे हो सकता है, क्योंकि नागरिकता जो है वो केंद्र का विषय है। और जब समान नागरिकता की बात आएगी तो अल्पसंख्यक आयोग और आरक्षण और महिलाओं का आरक्षण वगैरह सारा कैसे तय होगा, क्या ये खत्म हो जाएंगे तब तो समान होगा। तो उससे किस तरह से चर्चा होगा, क्या राज्य कर सकता है कि नहीं कर सकता है, उसके लिए एक आयोग भी इन्होंने बना रखा है, उस पर भी शायद कुछ चर्चा हो। उसके अलावा जो शिक्षकों के मसले हैं, बीमार शिक्षक जो हैं बहुत समय से 4 साल बाद ट्रांसफर हुए, उनको कैसे हम आगे करेंगे। इसके अलावा जो विभिन्न विभागों का बजट है, अनुपूरक बजट दिया गया है, लेकिन पूरा बजट अब देना है उनको ताकि हम आगे विकास के कार्य शुरू कर सकें। बेरोजगारों के लिए योजना बनाने की बात है, गैरसैंण स्थायी राजधानी की बात है, भू कानून की बात है। ये सब मुद्दे शायद विधानसभा में इनकी चर्चा होगी, ऐसी आशा की जाती है। बिल्कुल, और ये आशा की जाती है सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष से भी कि इन मुद्दों पर बातचीत हो और कोई ना कोई हल ये 3 दिवसीय जो विधानसभा सत्र है इसमें निकले। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए, क्योंकि कल विधानसभा सत्र का पहला दिन है, 3 दिवसीय ये विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। आज शाम तक कांग्रेस भी नेता प्रतिपक्ष का ऐलान करेगी और दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो मंत्रियों को कौन कौन से विभाग मिलने जा रहे हैं उसका भी आज शाम का ऐलान होगा। अब ये बातें भी देखनी अहम होगी और कल विधानसभा का सत्र किस तरीके से शुरू होगा, आगाज कैसा होगा और कैसा ये 3 दिवसीय सत्र रहने वाला है, ये भी देखना अहम होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।